चलो शुरू करते हैं हम लोग। आज की क्लास में सबसे पहले जो है पीछे वाला एक चीज़ जो बचा था 10 वाला, y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ खींचना हो तो कैसे खींचेंगे, है ना। तो मैं पूछता हूँ 10 0 इज इक्वल टू कितना होता है, बता दो। 10 0 इज इक्वल टू 0 होता है। और 10 पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, 10 माइनस पाई बाई 2 10 माइनस पाई बाई 2 10 माइनस पाई बाई 2 माइनस बाहर आ जाएगा ना, 10 से माइनस बाहर आ जाता है। अभी बताया 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। तो पाई बाई 2 पे माइनस इन्फिनिटी से चलेगा और 0 पे 0 हो जाएगा और पाई बाई 2 पे वापस इन्फिनिटी हो गया। ग्राफ समझ में आया नेचर? 10 पाई की वैल्यू बता दो ज़रा। ओके 10 पाई की वैल्यू 0 हो गई। और 10 3 पाई बाई 2 अगेन इन्फिनिटी। अगर मैं आपसे पूछूं 10 पाई बाई 2 प्लस 0 क्या होगा, और 10 पाई बाई 2 माइनस 0 क्या होगा, बता सकते हो? 10 पाई बाई 2 प्लस 0 कौन से क्वाड्रेंट में गया बताओ? 10 पाई बाई 2 प्लस 0 सेकेंड क्वाड्रेंट में गया ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू निगेटिव होती है, तो इसको 10 पाई बाई 2 प्लस 0 कॉट 0 होगा ना। कॉट 0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, माइनस इन्फिनिटी से लग गया। आप देखो 10 पाई बाई 2 माइनस 0 कौन सा क्वाड्रेंट में हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 10 पाई बाई 2 ये कौन सा क्वाड्रेंट में हुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये माइनस कॉट 0 लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, समझे कि नहीं? और ये क्या लिखेंगे? प्लस कॉट 0 लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। डिफरेंस समझे दोनों में? है दोनों पाई बाई 2, एक में प्लस 0 कर रहे हैं, एक में माइनस 0 कर रहे हैं, तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का चेंज आया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ देखो ज़रा गौर से ग्राफ में, ये पाई बाई 2 का लाइन है। अगर पाई बाई 2 से थोड़ा सा लेफ्ट चले गए तो पाई बाई 2 माइनस 0 हो गया। पाई बाई 2 माइनस समथिंग, 0 इज़ ए वेरी 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 स्मॉल नंबर, ऐसा मान लेंगे। तो पाई बाई 2 से थोड़ा सा भी हम लेफ्ट आए तो क्या हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। मतलब 10 पाई बाई 2 माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। देखो टच कर रहा है। और 10 पाई बाई 2 से थोड़ा सा आगे गए तो कहाँ चले गए? 10 पाई बाई 2 प्लस 0 कहाँ से शुरू हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। हाँ, तो ये माइनस इन्फिनिटी से आएगा और पाई पे फिर 0 होगा, और 3 पाई बाई 2 पे फिर से 0, फिर से इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये ग्राफ फिर से ऐसा चला जाएगा, इन्फिनिटी पे जाकर टच करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और इस तरह से ये ग्राफ जो है रिपीट करेगा, समझे? अगर ये माइनस पाई लिख दिए हम लोग तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, एकदम से जैसा ग्राफ है वैसा ही रिपीट करेगा, जैसा ये है वैसा ही रिपीट करता रहेगा। ये आ जाएगा माइनस 3 पाई बाई 2। ओके, ठीक है। वैसे ये आगे चलता चला जाएगा। ये मेन है ओरिजिन, तो हमको ये समझना है। इतना ये ग्राफ होता है 10 का, y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ हो गया। हमारा ग्राफ का जो एनालिसिस है यहीं पे ओवर हो गया, इससे ज़्यादा हमको नहीं जानना। दैट्स ऑल। सेक, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स सबका ग्राफ होता है, वी डोंट नीड दैट। क्लियर है? अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नहीं
पहले हम लोग अलजेब्रा देख लेते, कुछ पार्ट, अलजेब्रा का कुछ पार्ट देखेंगे, ठीक है। अलजेब्रा में चीज़ें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे इक्वेशन को कहते हैं? y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी। हाँ, ये ज़ीरो होता है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, राइट। अगर ये ज़ीरो हो गया तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, बताओ क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू, दो सॉल्यूशन होता है, लेट अल्फा एंड बीटा और टू सॉल्यूशंस ऑफ व्हाट इज अल्फा? माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय, बोलो नहीं बनते हैं, 2a। उसी तरह से बीटा क्या हो जाएगा, एक बार माइनस बीच में डालते हैं, एक बार प्लस डालते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय ट्वाइस ए। व्हाट इज डी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अगर d का वैल्यू अगर 0 हो गया तो क्या लिखेंगे हम लोग? अल्फ़ा और बीटा इक्वल हो जाएगा, है ना। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब d इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो अल्फ़ा और बीटा दो अलग अलग सॉल्यूशन होगा, अल्फ़ा बीटा इक्वल नहीं होगा। अगर d का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 हो गया, नेगेटिव हो गया, तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, अल्फ़ा और बीटा नहीं निकल पाएगा, वो इमेजनरी हो जाएगा जो कि हमको काम का नहीं रहेगा, समझे? तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग और भी हम लोग कसरत कर सकते हैं, क्या? अल्फ़ा और बीटा को ऐड कर देते हैं, चलो दोनों को ऐड करो, क्या होगा? आप देखो डी डी कट जाएगा, अंडर रूट डी कट जाएगा, माइनस बी, हाँ माइनस बी बाय ए आएगा। अब प्रोडक्ट कर दिए तो प्रोडक्ट करोगे 2a कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी प्रोडक्ट करके फॉर्मूला में तो वो देखो आ जाएगा, तो c माइनस सी बाई ए आ जाएगा। तो दोनों याद रखना है, एडिशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट इज c बाई ए। ओके, व्हेन द सॉल्यूशन विल बी इक्वल, जब d क्या हो जाए? 0। जब d का वैल्यू 0 हो जाएगा तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा बताओ? इक्वल। कितना? माइनस बी बाई 2 है। यस, ये भी नोट करना। दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, लॉगरिदम देख लेते हैं हम लोग, जस्ट अ रिवीजन फॉर दैट। लॉगरिदम किसको कहते हैं? जैसे मान लो a टू द पावर y इज इक्वल टू x दिया हुआ है, इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं log y a बेस a हो गया, नहीं ऐसा लिखो
y इज इक्वल टू ए टू द पावर x लिखे हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं log, यहाँ जो जिसका पावर है वो बेस बन जाएगा a y इज इक्वल टू x। ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है, दो तरीके से लिखने का। नीचे a वाले को क्या कहते हैं हम लोग, ये बेस होता है ना, इसको बेस कहते हैं। ना बेस के बेसिस पे दो तरह का लॉग होता है, कौन कौन सा, जिसका बेस 10 हो। एक बेस हो गया जिसका 10 है, बेस 10 log x। इसको सिर्फ ऐसा log x भी लिख सकते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा तो बेस बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया 10, और log बेस e दे दिए तो log बेस e दे दिए तो उसको हम लोग ln x लिखते हैं, ln x बोलते हैं इसको। ठीक है, तो दो तरह का बेस हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ e? जैसे 10 एक नंबर है वैसे e एक नंबर है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस नंबर? 2.71 के अप्रॉक्स होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। इसको ऑयलर कांस्टेंट बोलते हैं। बस इतना जानना नहीं है, बस इतना जानो कि दो तरह का लॉग होता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं लॉग के, प्रॉपर्टीज़। अब जैसे मान लो कि log a x दिया हुआ है, आप इसका बेस चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कोई बोले कि नहीं, इसका बेस चेंज करके a से बना दिए bx, तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा आपको log सेम बेस से b, और जो पहले बेस था यहाँ पे a लिख देंगे। दिस इज बेस चेंज फार्मूला, समझे? तो अब जैसे जैसे मान लो log बेस e दिया हुआ है, x दिया हुआ है। अब हमको इसको log 10 में बदलना है, बेस 10 में बदलना है, तो क्या लिखेंगे बताओ? log 10 x डिवाइडेड बाय log e into e। नहीं, 10 बेस और e हो जाएगा, है ना? अब इसका वैल्यू जो होता है वो होता है कितना, 2.30371 होता है। नहीं सर, e का नहीं वो नहीं बेटा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, log e 1 बाय log e का वैल्यू होता है 1 बाय 2.303, ठीक है? और ये हो जाएगा log बेस 10। ऐसा केमिस्ट्री में पढ़े होगे आप कि अगर ln x है, ये log बेस e का मतलब क्या हो गया, ln x को अगर log x में बदलना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। कभी किए हैं आप गिब्स फार्मूला वगैरह में, गिब्स एनर्जी वाले फार्मूले वगैरह में किए हैं? यस सर। आप थर्मोडायनेमिक्स में भी किए होंगे। यस सर, बहुत अच्छा। हाँ, तो ये याद रखना है। एक तो ये हो गया रूल, और हम लोग कुछ रिवाइज कर लें। जैसे मान लो कि आपको log कुछ भी बेस हो, नहीं कुछ दिया तो बेस 10 हो गया, log x प्लस log y कर दिया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं इसको बताओ? दोनों बेस सेम होना चाहिए। log x by y x into y। हाँ, ये प्रोडक्ट हो जाता है। y plus है। हाँ, और अगर माइनस अगर रहा log x माइनस log y, डिवाइडेड बाय y। वेरी गुड, x अपॉन y। और हम लोग देखते हैं log, हाँ, log अगर बेस a है ना, और a टू द पावर n लिखे हैं, तो इसका वैल्यू हो जाता है n। ऐसा मत सोचो, कुछ भी बेस हो, बेस 10 ले लेते हैं, मान लो कुछ भी बेस रहे चलेगा। पावर कुछ आया तो पावर क्या होता है, बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। n log जो भी बेस रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? कुछ भी बेस है तो हटा दो इसको, बेस 10।
अपने आप हो गया ये। तो ऐसा इसको लिखा जा सकता है, n को बाहर कर सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आके। तो अगर ये शर्त है log बेस 10 और 10 की वैल्यू क्या होती है पता है तुमको? वन, ठीक है। अगर मैं log बेस 10 होना चाहिए, log बेस 10 है और मैं 100 लिख दूं तो कितना वैल्यू हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कैसे? तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर कर दोगे और 2 इस फॉर्मूले से, पहले वाले रूल से बाहर आ जाएगा। 2 log 10 10 दैट इज इक्वल टू, ये 1 हो गया और बचा क्या? 2। तो log 100 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। तो आप कैसे भी वैल्यू निकाल सकते हो। log बेस 10 1000 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। log बेस 10 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होता है। कैसे? log 10 बेस है, इसको 10 टू द पावर 0 लिख सकते हैं हाँ सर। और 0 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाइड बाय log 10 इज इक्वल टू 0। कोई भी बेस के लिए पॉसिबल है ये अलग से फॉर्मूला हो गया। कोई भी log हो, मतलब log कुछ भी बेस हो और 1 रहे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर मैं लिखूं log बेस e और e तो क्या होगा वैल्यू? ये भी 1 होता है। अगर आपका बेस और जिसका वैल्यू log का निकालना है, अगर दोनों सेम हो जाए तो 1 वैल्यू हो जाता है, जैसा कि इसमें देखो हुआ है। log बेस 10 10 10 10 दोनों सेम हुआ 1 हो जाएगा। वैसे ही e सेम हुआ 1 हो जाएगा। समझे? मान लो एपी सीरीज के बारे में बात करते हैं। एपी सीरीज क्या होता है? जैसे मान लो कि एक सम लिख रहे हैं हम लोग, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। This is called nth term। फर्स्ट टर्म को हम लोग t1, nth टर्म को tn से डिनोट करते हैं। तो tn कितना हो गया? nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। and now my question is, what is a? A is first term। okay, what is d? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब कोई भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म में सब्ट्रैक्ट कर दो। a प्लस डी में a घटा देंगे, क्या बचेगा? a प्लस 2d में a प्लस डी घटा देंगे, क्या बचेगा? d। तो इसका मतलब है d कॉमन डिफरेंस होता है। कोई भी टर्म ले लो, मान लो nth टर्म ले लिए, उसमें कौन सा टर्म घटाना है? n माइनस nth टर्म। समझ गए? अब जैसे मान लो कि हम लोग फोर्थ टर्म लिए हैं, तो 4 में किसका टर्म, कौन सा टर्म घटाना पड़ेगा? थर्ड। या फिर हम लोग मान लो कि हम लोग 6th टर्म लिए हैं, तो कौन सा टर्म घटाना पड़ेगा? 5th।
इस घटा के हमको डी का कॉमन डिफरेंस वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन? सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ दिस नंबर एस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? ए बाई टू नहीं, एन बाई टू, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, n बाई टू फर्स्ट टर्म a, और a के उसको दे दो तो ये nth टर्म हो जाएगा tn, ये n टर्म्स का सम हो गया। ये दोनों फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, मेनली हमको जो काम आएगा, कभी कभी आपको जो या तो आपको जो हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें, या फिर इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में इस तरह का क्वेश्चन आता है जो जीपी सीरीज़ पे बेस्ड होता है, जिसमें कि बहुत सारा पोटेंशियल ऐड करना होता है, बहुत सारे चार्ज का, या फिर बहुत सारे चार्ज का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करना होता है। तो जीपी सीरीज़ उसमें कभी कभी आ जाता है। तो जीपी सीरीज़ भी हम लोग देख लेंगे, जीपी सीरीज़ क्या होता है। अगर जीपी सीरीज़ की बात करें तो एस इज इक्वल टू लिखा जाएगा फर्स्ट टर्म वैसे ही ए, लेकिन इसमें कोई टर्म हमको ऐड नहीं करेंगे, अगले में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करो आर, मतलब आर मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो nth टर्म में जो आपको ऐड करना लिखेंगे ए आर एन माइनस 1, फिर से ये फर्स्ट टर्म हो गया, और ये वाला nth टर्म हो गया। ओके, तो यहाँ पे टी एन क्या लिखोगे? ए आर टू द पावर एन माइनस 1 nth टर्म। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन? अच्छा, आर क्या होगा? आर कॉमन रेशियो कहेंगे इसको। कॉमन रेशियो का मतलब होता है कि किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दीजिए। तो ए आर को ए से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? आर। ए आर स्क्वायर को ए आर से डिवाइड करेंगे, फिर से आर मिलेगा। कोई भी टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दोगे तो हमको आर मिल जाएगा। मतलब कोई भी टर्म उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करो, दैट रेशियो विल बी कांस्टेंट, राइट। जैसे मान लो कि अगर हम फिफ्थ टर्म ले लिए हैं तो कौन से टर्म से डिवाइड करेंगे? फोर्थ टर्म से। सिक्स टर्म ले लिए हैं तो फिफ्थ टर्म से डिवाइड करेंगे, इस तरह से सो ऑन। दिस इज़ कॉमन रेशियो दैट इज़ गोइंग टू बी कांस्टेंट। इट इज़ कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट है तभी ये जीपी सीरीज़ में है। वैसे ही यहाँ पे डी जो कॉमन डिफरेंस है ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जाके उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस कहेंगे। हाँ, एपी कहेंगे। कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक बात है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सम एस इज इक्वल टू एन टर्म्स का सम हो जाएगा ए 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, इसमें एक कंडीशन डालेंगे। अब तुम बताना कंडीशन, आर की वैल्यू फ्रैक्शन हो, मतलब लेस देन 1 हो, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, तो सम का वैल्यू क्या हो जाएगा? बताओ, अभी हम लोग सीखे हैं। फ्रैक्शन का पावर इन्फिनिटी 0 होता है। हाँ, तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? a बाय 1 माइनस आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। यही हमारा इंपॉर्टेंट है, वो तो हमको कभी काम नहीं आएगा, लेकिन ये काम आएगा। ठीक है,
ओके, कुछ और फार्मूलाज भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n का क्या वैल्यू होगा? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, n क्यूब का क्या वैल्यू होगा? ये कभी कभी प्रॉब्लम्स को इजी बना। जनरल फार्मूला होता है n इंटू n प्लस, फॉर्मूला होता है सर शायद यार। हाँ याद रखना ये फार्मूला। तो पूरा होता है सर थोड़ा नीचे लिख दीजिए ना। मैं बोल दे रहा हूँ n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका मैं फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पहला वाला का, अप टू n अगर ऐड करोगे तो। दूसरा वाला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। और तीसरा वाला जो होता है पहला वाला का स्क्वायर होता है, मतलब n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। याद रहेगा? जी सर। व्हाट इज द सम ऑफ दिस वन? अच्छा, 1/2 सर। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? अपर माइनस उसके जस्ट पीछे वाला 1/4 बाई जैसे 1/4 है, 1/4 में क्या डिवाइड करें बताओ? 1/2 1/2 डिवाइड करेंगे या -1/2 डिवाइड करेंगे? -1/2 अगर -1/8 ले लिए तो क्या डिवाइड करेंगे? 1/4 कितना आ रहा है जरा बताओ? -1/2 -1/2 is the common ratio. What is the first term? 1 1 है। क्या mod of r is less than 1 है? mod of r हाफ आएगा ना, हाफ इज लेस देन 1 है ना? यस सर। क्या ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? यहाँ पे इन्फिनाइट टर्म्स है तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यस सर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम? 1/1 माइनस a by 1 minus r, 1/1 माइनस हाफ कितना? 2/3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर मान लो 2 डायमेंशन में 2 एक्सिस होता है y और x, आपस में परपेंडिकुलर होता है ये, और कोई पॉइंट को डिनोट करना हो, देयर इज़ अ पॉइंट इन द प्लेन, तो इसको क्या लिखते हैं? x और y। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? x और ये वैल्यू y और ये वैल्यू, x आमने सामने सेम होगा ना। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मिला दूँ इसको r कहते हैं, और ये जो एंगल बन रहा है x एक्सिस, इसको थीटा कहते हैं। तो एक्स वाई को हम लोग r थीटा वे पोलर कोऑर्डिनेट्स को बोला जाता है। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो r और थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x और y दिया है तो अगर ये परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज बन गया, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट x² + y²। x² + y²। अगर थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो
y by x tan theta. y बाई एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स Yes, y by x. y बाई एक्स, ऐसा फॉर्म में भी लिख सकते हैं। Yes, sir. ओके, ठीक बात है। अगर मैं 3 डायमेंशन का बात करूं, ये मान लो x y z और कोई पॉइंट यहाँ पे दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट x y z है, ये कैसे हम लोग डिनोट करेंगे? तो इसको हम लोग सबसे पहले, ये x और z प्लेन होता है, x और z प्लेन जो होता है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। तो आप यहाँ से एक्स जेड प्लेन पे एक ऐसे हम लोग परपेंडिकुलर डाल दिए, ये एक्स जेड प्लेन के ऊपर आ गया। अब यहाँ से इसको पैरेलल मिला दियो, इसको यहाँ से एक्चुअली ये परपेंडिकुलर हो यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये आपस में परपेंडिकुलर होगा, और ये फिर वाई एक्सिस के एलोंग होगा। तो जो वाई एक्सिस के एलोंग आया ये हो गया वाई, जो कटिंग एक्स एक्सिस के एलोंग आया है ये हो जाएगा एक्स, यानी ये हो जाएगा एक्स, और जो कटिंग z एक्सिस के अलॉन्ग आया मतलब ये z हो जाएगा, और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। राइट, बात समझे? समझ रहे हो? अगर मैं बोलूँ कि ये ओरिजिन है और यहाँ से यहाँ इसको मिला दिए, ये वैल्यू क्या होगा? तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये z है और ये x है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना। इसको क्या लिखोगे आप? अंडर रूट x square plus z एक्स square. स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बहुत अच्छा, और ये भी परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर के ये परपेंडिकुलर है वाई। तो ये मिला दूं मैं ओरिजिन से डायरेक्ट, तो इसको हम लोग आर कहेंगे। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R is equal to under root. हाँ, ये आर हाइपोटेन्यूज बन जाएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में, जिसका कि वाई एक साइड है और एक साइड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Y square plus z जेड स्क्वायर। समझ गए? अब ये 3 डायमेंशन में है, थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा, तो तुमको इमेजिनेशन पावर बढ़ाना पड़ेगा। एक्स वाई जेड आपस में परपेंडिकुलर, क्या बेटा? ओके, एक्स वाई और जेड थोड़ा आपस में कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो एक पॉइंट अगर हम स्पेस में ले लिए एक्स वाई जेड, है ना, समझो मान लो कि तुम्हारे घर में एक जो कमरा है उसका एक कॉर्नर को पकड़ लो। आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो, इसको ऐसे समझाता हूँ। ओके, ये क्यूब हो गया। अब इसमें हम लोग इसको ओरिजिन मान लिए, ये मान लो एक्स एक्सिस है, और ये वाला जो है, ये वाला जो है वाई एक्सिस है, और ये वाला जेड एक्सिस है। अभी समझ में आया कैसे? और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख रहे हैं, मान लो एक्स वाई जेड, इस पॉइंट का। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिए, ये कहाँ पे गया, एक्स और जेड प्लेन में, जो कि इस प्लेन में आ गया। इस प्लेन में ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डाले इस प्लेन में, तो वाई के पैरेलल हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई होगा। नहीं समझे? ये वाला y के पैरेलल है तो ये y हो गया। देखो ना, ये वाला पैरेलल हो गया इसके, ये वाला y होगा, यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर यहाँ पे जो कट कर रहा है ये y होगा, उसी के पैरेलल ये वाला साइड है, तो दोनों y होगा कि नहीं होगा? समझे? वैसे ही ये साइड कितना हो जाएगा, तो देखो ये वाला यहाँ से यहाँ तक x होगा, x एक्सिस पे जितना पे कट कर रहा है ये x होगा, तो x एक्सिस के सामने वाला भी x होगा। वैसे ये वाला z होगा, तो उसके सामने वाला साइड भी क्या होगा, z होगा। अगर मैं बोलूँ कि ये साइड कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, तो ये देखो यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था ना, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये x है, ये z है, तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ।
अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये वाला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और वाई आपस में कितना एंगल पे है? 90 डिग्री। हाँ, तो एक एक्जेक्ट प्लेन में है, उसके परपेंडिकुलर ये है। तो ये वाला जो हाँ परपेंडिकुलर है, तो मैं अगर ओरिजिन से इस पॉइंट P को मिला दूं, मान लो ये P पॉइंट है, तो ये y और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपस में परपेंडिकुलर होने की वजह से ये जो r है हाइपोटेन्यूज बन गया। यस सर। बना ना? यस। हाइपोटेन्यूज को आप ऐसे समझो कि ये डायगोनल ऑफ द क्यूब हो गया या क्यूबॉइड हो गया। तो डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है? इस तीनों साइड का सम का स्क्वायर न, तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया ये आर की वैल्यू। ठीक है, बस इतना याद रखो ये होता है, इतना ज़रूरत भी पड़ेगा नहीं। हाँ, कुछ एंगल जान लोगे, जैसे इसमें हम लोग एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखे तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स निकाल लिए थे, राइट। वैसे ही मान लो कि इस आर का एक्स एक्सिस के साथ में एंगल अल्फ़ा हो, वाई एक्सिस के साथ में एंगल बीटा हो और जेड एक्सिस के साथ में एंगल इसका गामा हो। तीन एंगल हम लोग ले लिए, अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा किसके साथ है? एक्स एक्सिस के साथ में। तो इसका वैल्यू होता है, डायरेक्ट याद रखेंगे इसको, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया एक्स बाय, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल लेना है तो एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बस याद रखना है इसको। वैसे ही कॉस बीटा अगर बोला जाए तो वाई बाय वाई के साथ में एंगल देखना हो तो वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर वैसे ही मान लो गामा देख रहे हैं हम लोग, किसके साथ में एंगल है? ये जेड एक्सिस के साथ में है, तो जेड कोऑर्डिनेट ले लेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो। व्हाट विल राइट? डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का। ओके, नेक्स्ट में लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, एक P x1 y1 प्लेन में लेंगे जब भी स्लोप लेंगे, इससे ज़्यादा का काम नहीं है। और दूसरा पॉइंट हो गया Q जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ x2 y2। स्लोप क्या होगा? तो देखो, अगर मैं पूछूं आपको एक पॉइंट दे दिया गया, एक सिंगल पॉइंट से पास करने वाला कितना लाइन पॉसिबल हो सकता है? इनफिनिट। और दो पॉइंट से पास करने वाला कितना लाइन पॉसिबल हो सकता है? सिंगल वन। एक पॉइंट अगर सिंगल पॉइंट दिया है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस इससे पास कर सकता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मैं बोलूं कि दो पॉइंट है, इससे एक स्ट्रेट लाइन ही पास कर सकता है, दूसरा स्ट्रेट लाइन इस नहीं हो सकता। बात समझे? तो अगर आपको दो पॉइंट दे दिया गया है तो उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा एक सिंगल लाइन होगा जिसका स्लोप हमको निकालना है। तो सपोज देयर इज ए लाइन ओवर हियर जहाँ पे दो पॉइंट्स है हमको, एक हो गया P और सपोज एक हो गया Q। P का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट भी दिया है, कितना दिया है? x2 y2। चलो अब मुझे ये बताओ, मुझे बताना कि अगर मैं P पॉइंट से यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ नीचे,
ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस कोऑर्डिनेट का मतलब x2 y2 का मतलब यहाँ पर x2 पे कट कर रहा है, यहाँ पर x1 पे कट कर रहा है। तो ये इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? x2 का मतलब हुआ 0 से दिस पॉइंट x2 होगा, और x1 का मतलब 0 से दिस पॉइंट का डिस्टेंस x1 होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? x2 माइनस x1 होगा। अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ Q पॉइंट को परपेंडिकुलर डाल के, ये y है, बोलो ये कितना हो जाएगा? y2 होगा। और मैं यहाँ पे मिला दूँ तो ये वाला y1, यहाँ पे इसको आगे बढ़ा दिया 90 डिग्री हो गया। ये मान लो m पे मिल रहा है। ये कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। और ये कितना हो जाएगा? qm कितना हो जाएगा? y2 minus y1 ये y2 ये y1, तो ये कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। ठीक बात है। अब मैं आपसे पूछने जो जा रहा हूँ कि अगर मैं पूछूँ x एक्सिस से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल अगर थीटा ये हो, तो क्या ये भी थीटा होगा? यस सर। और स्लोप इज इक्वल टू किसी लाइन का हमको देखना हो तो दो तरीके से, ये एक तरीके से देखते हैं हम लोग। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू, इसी को परपेंडिकुलर बाय बेस देखना पड़ता है, तो उसको लिखेंगे हम लोग y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसी को क्या हम tan थीटा लिख सकते हैं? यस सर। अच्छा, थीटा कैसे मेजर किए हैं? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से? x मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से? x एक्सिस से। फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिर्फ एक्स एक्सिस बोलने से काम नहीं चलेगा। कहाँ से? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। पहले y इज इक्वल टू mx प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो सकता है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x और y कुछ इस तरह से इस पॉइंट पे होगा कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब x y का जो पेयर बनेगा, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। यही मतलब होता है इक्वेशन का, जिसमें कि यहाँ पर m क्या हो गया? स्लोप हो गया। और c क्या हो गया? कांस्टेंट जो y में इंटरसेप्ट करेगा। इंटरसेप्ट ऑन इंटरसेप्ट y एक्सिस। तो जहाँ पे y पे इंटरसेप्ट करेगा वो हो गया c, और जहाँ एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा, यही हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। समझ में आया? अगर इसमें कोई दो पॉइंट होता तो उससे भी स्लोप निकाल सकते थे, और अगर दो पॉइंट नहीं मालूम हो तो दूसरा तरीका है स्लोप निकालने का। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल देख लो, उसका आप tan लगा दो, दैट विल बिकम स्लोप। क्लियर है? अब m इज इक्वल टू जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप लिखते हैं हम लोग, m इज इक्वल टू tan थीटा लिखते हैं। तो मुझे ये बताओ कि अगर थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, है ना, थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, मतलब 0 से लेकर
90 डिग्री के बीच में हो तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? क्योंकि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना? तो y और x का ग्राफ कुछ इस तरह से हो, जैसे मान लो ये ग्राफ है, ये एंगल थीटा है, एक्यूट है, लेस देन 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा ग्राफ इन जनरल पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ इसको कहेंगे, या पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, क्लियर है? अगर मान लो कि आपको ग्राफ कुछ इस तरह से दिया गया हो, जैसे मान लो ये y एक्सिस हो, ये हमने x एक्सिस खींच लिया और ग्राफ कुछ ऐसा है, तो क्या होगा? स्लोप नेगेटिव। स्लोप कैसे नेगेटिव? आप एंगल देखोगे हमेशा x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना बना रहा है ये एंगल थीटा। ये नहीं कि ये वाला एंगल देख लेंगे, ये वाला एंगल देखेंगे। तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? यही ना स्लोप हुआ, यस सर। tan या इज इक्वल टू tan थीटा। तो पता ये चला कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस केस में क्या हो रहा है? कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है? जैसे ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट था ना, ये वाला कितना हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव? साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो tan की वैल्यू भी नेगेटिव, इसका मतलब स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप विल बी नेगेटिव, m इज लेस देन 0। मतलब ये जो ग्राफ है, दिस रिप्रेजेंट्स अ नेगेटिव स्लोप ग्राफ। होप यू अंडरस्टैंड, राइट? समझ में आ रहा है? जी सर। चलो एक और ग्राफ देखते हैं हम लोग। मान लो कि ये y है और ये x है। हमने ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिया। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? 0। इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो थीटा या तो 0 लिखेंगे या फिर थीटा इज इक्वल टू 180 लिखेंगे। दोनों ही हाँ, दोनों ही केस में ये पैरेलल हो जाएगा x एक्सिस के। तो जब पैरेलल हो जाएगा तो tan की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? tan थीटा, मतलब कि स्लोप इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? इस लाइन को कहेंगे हम लोग जीरो स्लोप। ओके, दिस इज जीरो स्लोप ग्राफ। व्हाट अबाउट दिस वन? अगर पैरेलल टू y एक्सिस कोई ग्राफ हो तो क्या स्लोप होगा इसका? 90 डिग्री। तो x एक्सिस से देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री बना रहा है, तो tan 90 स्लोप हो जाएगा। और ये tan इन्फिनिटी है ना, तो ये होगा इनफाइनाइट स्लोप। क्लियर? अगर मैं x इज इक्वल टू 0 लिख दूं, क्या ये कोई स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है? यस, x इज इक्वल टू 0 लिखने का मतलब ये y एक्सिस होता है इन 2 डायमेंशन। x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो y एक्सिस भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस स्ट्रेट लाइन। समझे? और अगर y इज इक्वल टू 0 लिख दिया तो x एक्सिस पे सारा पॉइंट जो होता है वो y इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये x एक्सिस हो गया। ठीक है?
Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं y और x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनाऊं कि यहाँ से पास कर जाए, ऑरिजिन से पास कर जाए ग्राफ, y और x के बीच का ग्राफ ऑरिजिन से पास करने लगे, तो इसका ग्राफ में c की वैल्यू क्या होगी? 0. c की वैल्यू 0 होगा, ये मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स लिखेंगे सिर्फ, Yes, sir. तो ये भी y इज इक्वल टू एम एक्स होगा, Minus MX. माइनस एम एक्स होगा। m तो स्लोप रिप्रेजेंट करता है ना, अब स्लोप में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, m की वैल्यू हो सकती है नेगेटिव हो। तो यहाँ पे हम लोग जो थीटा देख रहे हैं वो टेन थीटा, m इज इक्वल टू टेन थीटा लिखोगे हमेशा, m इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा थोड़ी लिखते हैं, m इज इक्वल टू टेन थीटा। अब ये खुद ही वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा अगर वो एक्यूट है तो, और यहाँ पे जो एंगल देखेंगे ये वाला टेन थीटा देखेंगे, तो यहाँ पर m इज इक्वल टू जो टेन थीटा हो जाएगा वो थीटा के ग्रेटर देन 90 होने की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा लेस देन 90 होने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझे तो? Yes, sir. Yes, sir. जैसे y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ और y इज इक्वल टू प्लस एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे? y इज इक्वल टू प्लस एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इट में भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो सकता है, एनी ग्राफ में भी फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो 45 डिग्री मतलब ओरिजिन से पास करते हुए जाएगा। बिल्कुल सही, 45 इसलिए कि वह वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? tan थीटा इज इक्वल टू हो गया 1, क्योंकि यही स्लोप है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो ये ऐसा पास कर जाएगा ये 45 डिग्री बनाते हुए, ठीक है। और यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है? -1। हाँ, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना? 135 डिग्री। देखो tan थीटा इज इक्वल टू -1 होने का मतलब हो गया tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं इसको ऐसा। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस साइन बाहर आके फिर से उधर चला जाएगा, इस माइनस साइन को इधर लाके कंपनसेट कर दिए। अब हम लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 45, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 135 हो गया, 135। तो थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री लिखेंगे इसमें। 135 डिग्री का मतलब कुछ इस तरह के ग्राफ होगा, ये वाला एंगल जो होगा 135 डिग्री हो जाएगा। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे? x का वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ग्राफ जो है ये पता चल गया कि ऑरिजिन से पास करेगा, और कुछ इस तरह का हो सकता है। इट मे बी रिवर्स ऑल्सो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, बात समझ में आया? ये कहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा बता सकते हो? एक तो x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू 0 होगा, x का वैल्यू और क्या रखे कि 0 हो जाए? कहाँ पे और कट करेगा? इसको 0 करके देखो ना कहाँ कहाँ वैल्यू आ रहा है 0। x कॉमन ले लो, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 पे 0 होगा, और कहाँ पे 0 होगा? माइनस बी बाई ए पे 0 होगा, तो ये वैल्यू जो होगा माइनस बी बाई ए हो गया। वैसे ये वाला वैल्यू माइनस बी बाई ए हो गया, और ये चूंकि सिमेट्रिक लाइन होता है बीच वाला लाइन, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाए? पॉइंट माइनस बी बाय 2a, उसका आधा कर लो, ये वाला हो जाएगा माइनस बी बाय 2a, ठीक है।
ओके अब यहाँ पर सिर्फ आप बोल सकते हो कि ये वाला में जो होगा ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इसमें ए की वैल्यू जो होगी ठीक। इन जनरल y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर c भी आ जाए तो ग्राफ ज़रूरी नहीं है कि सेंटर से पास करेगी, क्योंकि c आ गया है अब वो ओरिजिन से पास नहीं करके किसी दूसरे पॉइंट से ऐसे पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? तो यही x का वैल्यू 0 हाँ 0 रखोगे c से पास करेगा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस मिल गया। और ये दो वैल्यू क्या होगा, इसको देखो 0 रखोगे तो x का दो वैल्यू आएगा, एक अल्फ़ा और एक बीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना। यहाँ पर चीज़ें देखो समझो, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन तभी आएगा जब a का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। पहला बात ग्रेटर देन 0 है तभी तो अपवर्ड पैराबोला बना। और दूसरा जो d होगा, d को क्या लिखते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी आपको ऐसा मिलेगा। और दो सॉल्यूशन अल्फ़ा और बीटा का। अब देखो यही ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि इसको टच करते हुए निकल जाए। कब? अपवर्ड पैराबोला है, a इज ग्रेटर देन 0 हुआ और d की वैल्यू क्या हो जाए 0। तो हाँ ऐसा होने से इसको जब 0 पुट करोगे तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सेम हो जाएगी, अल्फ़ा बीटा सेम पॉइंट पे आ जाएगा, तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या, बीटा। अल्फ़ा बीटा कब सेम होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या हो जाए, 0 हो जाए। अरे समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं बोलूं कि तीसरा केस ले लें, a इज लेस देन a इज ग्रेटर देन 0 तो है, बट d इज लेस देन 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, तो इसका मतलब है ये इज इक्वल टू 0 कभी होगा ही नहीं, मतलब सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। y कैन नॉट बी 0 एवर, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर से ऊपर चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा। और यही चीज़ जो है सबको उल्टा कर देंगे, कब, जब a इज क्या हो जाए, a नेगेटिव होगा, a को नेगेटिव, हाँ सबको इन्वर्टेड कर दोगे जब a नेगेटिव होगा। तो क्लियर है? बना लो ग्राफ, बना लो ग्राफ। और आज के लिए इतना ही।